हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, जो हमारा इकोनॉमिक्स क्लासेस का जो सीरीज चल रहा है उसमें नेक्स्ट पार्ट आज हम देखते हैं। उस नेक्स्ट पार्ट में आज हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो हमारे सेकेंड चैप्टर का जो कुछ पार्ट्स रह गया था उसके हम उस पार्ट्स की चर्चा कर रहे हैं, तो वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अगर हम जाने तो सबसे पहले क्या इसमें समझना है कि जो देखिए हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स की क्या होती है, अनलिमिटेड वांट्स होती है, उनकी इच्छाएं होती हैं, उनकी चाहत होती है, उनकी नीड्स होती है, उनकी ज़रूरत होती है। उन ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उन वांट्स को पूरा करने के लिए फॉर्म्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना पड़ता है। और ये प्रोडक्शन प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, हमेशा चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। इसीलिए साइकिल होता है, एक तरह का सर्कल होता है, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो कहा गया है कि ये चलता रहता है, सर्कुलर वे में चलता रहता है। तो अब ये प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किए बगैर हो ही नहीं सकता है। तो फैक्टर प्रोडक्शन क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर। अब देखो, जो ये फैक्टर प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन है, उसका इस्तेमाल करके, उसका यूज करके फॉर्म क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तो उसी चीज को हम आगे देखेंगे फेज में, 3 फेज में देखेंगे, तीनों सर्कुलर वे में देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। तो चलिए देखते हैं कि बेसिक बात तो पता चल गई। अब हम देखते हैं कि इस डायग्राम में क्या कहा गया है। इस डायग्राम में देखिए 3 फेज है। तो फर्स्ट फेज है उसको जनरेशन फेज, सेकेंड फेज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज और थर्ड फेज को डिस्पोजिशन फेज कहते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फेज है उसमें क्या है, प्रोडक्शन फेज है। प्रोडक्शन फेज का मतलब क्या, जो अभी हमने कहा था, प्रोडक्शन मैंने उत्पादन करना, उत्पादन करने वाला एरिया है, यहाँ उत्पादन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया जाएगा बाय द फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसका इस्तेमाल करके वो क्या करेंगे, फॉर्म क्या करेंगे, फॉर्म क्या करेगा कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस करने के बाद दूसरा है इनकम फेज। अब यहाँ इनकम वाली बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात हो रही है। तो अब जो लैंड है उसको रेंट मिलेगा, जो लेबर है उसको वेजेस मिलेगा, जो कैपिटल है उसको उसके बदले इंटरेस्ट मिलेगा, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको उसके बदले प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर फेज में, थर्ड फेज में, जिसको हमने डिस्पोजिशन फेज कहा है, तो इसमें क्या है बाबू, तो इसमें एक्सपेंडिचर फेज में, एक्सपेंडिचर मैंने खर्चा मतलब स्पेंड करना मतलब चीजों को, इनकम को स्पेंड करने की बात आ रही है, खर्चा करने की बात आ रही है। अब किस पे खर्चा करेगा? जो फर्म के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है उसे इस्तेमाल करने के लिए, वही जो मैं अभी कहा था, ह्यूमन जो है उसकी वांट्स है अनलिमिटेड, अपने वांट्स को, अनलिमिटेड वांट्स, जो भी उनके वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो खर्च करेगा। तो वो किसके पास जाएगा? खर्च करने के बाद वो चीजों को जो प्रोड्यूस हुआ उसको डिमांड करेगा, उसका यूज करेगा, उसको कंज्यूम करेगा। तो फिर अब आप ये सर्कुलर फ्लो जो मैंने कहा, क्यों कहा, जो खत्म होने, यहाँ पे आके ना सीरीज खत्म हो जाती है, बट अब एक बार तो डिमांड करने से इकोनॉमी बंद तो नहीं हो जाएगी, फिर से उसका डिमांड करेगा, फिर से प्रोडक्शन करेगा, तो फिर से क्या करेगा, वो लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल करेगा। फिर वो उसको उसके बदले उसके जो फैक्टर इनकम है प्रोवाइड करेगा, तो फिर इनकम आएगा तो लोग एक्सपेंडिचर करेंगे तो फिर डिमांड करेंगे। मतलब कहने का ये है, ये सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी में चलता रहता है। आई होप बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब आपके पास जो बुक है, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की टीआर जैन है या जो भी किताब आप पढ़ते हो संदीप गर्ग की, उस बुक में इसके मीनिंग, डेफिनेशन आपको लिखा ही होगा। आई होप आप वहाँ से पढ़ लोगे, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं इसके जो नोट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ, तो आपको ये चीज़ें उसको पढ़ने के बाद बाकायदा अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में क्या हो, 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। एक है रियल फ्लो, दूसरा है मनी फ्लो। तो रियल फ्लो है उसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो रियल फ्लो है उसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, और जो मनी फ्लो है उसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। तो देखिए, जो पहला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ऊपर वाला डायग्राम, उसको ध्यान से देखिएगा। मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, उससे आपको आराम से समझ आ जाएगा कि रियल फ्लो क्या है। रियल फ्लो में क्या होता है, हाउस होल्ड के द्वारा फैक्टर सर्विसेज दिया जाता है। हाउस होल्ड देख रहे, ये एरो को देख कर पता चल जाएगा किसको हाउस होल्ड क्या करता है,
फॉर्म को हाउस होल्ड क्या करता है, फॉर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है। वही फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसके बदले फॉर्म क्या करता है, हाउस होल्ड को उन्हीं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करके, यूज करके उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर फिजिकल फ्लो का मतलब समझ के, भौतिक रूप में, मतलब कि फिजिकल जो जिसको हम छू सकते हैं, यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकल। तो फिजिकल फ्लो में ये चीजें हो रही है, वो लैंड, लेबर, कैपिटल दे रहे हैं, उसके बदले वो गुड्स एंड सर्विसेज उनको दे रहे हैं। ये फिजिकल फ्लो हो रहा है, इसीलिए टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में हम देखेंगे कि ये फिजिकल फ्लो है। नाउ मनी फ्लो, मनी फ्लो में नाम से पता चल रहा है मनी। तो मनी का मतलब क्या, अब यहाँ हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कहाँ से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो फॉर्म्स क्या करेगा, यहाँ पर जो हाउस होल्ड ने जो फॉर्म्स को दिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो थे, उनके बदले यहाँ वो फैक्टर पेमेंट करेंगे। देखिए फैक्टर पेमेंट, तो फैक्टर पेमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, वेजेस मिलेगा। किसको रेंट मिलेगा, लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेगा, और कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। तो उस को जो इनकम मिल रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उसको एक्सपेंड करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्च करेगा। तो कंजम्पशन करेगा, कंजम्पशन खर्चा करेगा, कंज्यूम करेगा, फिर वो कंज्यूम करके किसको दे रहा है, फॉर्म को दे रहा है। वो जो कंजम्पशन कर रहा है तो उसके गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट तो करेगा, तो मतलब खर्चा कर रहा है तो उसको पेमेंट करेगा, तो फॉर्म के पास जाएगा। फिर फॉर्म क्या करेगा, फिर उनसे वो चीजें लेगा। कौन सी चीजें, वही फैक्टर सर्विसेज, फिर उसके बदले पेमेंट करेगा। तो ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। इसीलिए इसको दो पार्ट्स में बांट के हमने समझ लिया कि जो फैक्टर सर्विसेज है उसके बदले फैक्टर पेमेंट मिलता है। तो वही जो सर्कुलर फ्लो है उसके दो पार्ट्स हैं, रियल एंड मनी। तो रियल को क्या बोलते हैं, फिजिकल, और मनी को क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो। तो ये दोनों इसके पार्ट्स हैं। तो इस चैप्टर में अब हमारा ये टॉपिक, लास्ट टॉपिक है कि 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, 4 क्षेत्र हैं इकोनॉमी के, 4 सेक्टर है। वो क्या क्या हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उसमें हाउस होल्ड सेक्टर है। सबसे पहला क्या, हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में बात करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, वही हाउस होल्ड जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करते हैं ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो सके और इकोनॉमी को चलाने में सहयोग हो सके, उसको सपोर्ट कर सके। तो हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब कि फैक्टर सर्विसेज देना और फैक्टर ऑफ पेमेंट लेना। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जिसको हम फॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उसका क्या काम है, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, जो आपका फैक्टर सर्विसेज है, फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना। ठीक है ना, ताकि जो ह्यूमन बींग है, जो इकोनॉमी में ह्यूमन बींग है, जो लिविंग बींग है, ह्यूमन बींग है, उसके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, तो वो हो गया ये। और तीसरा है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, इसमें 2 बातें हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। गवर्नमेंट 2 काम करती है, एक्ट एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड सेकंड एक्ट एज अ प्रोड्यूसर। तो वेलफेयर एजेंसी के रूप में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करती है। तो वो क्या करती है, वेलफेयर एजेंसी माने वेलफेयर का हिंदी अर्थ होता है कल्याणकारी, जनता के लिए, कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता के लिए काम करती है। तो लॉ एंड ऑर्डर करना, डिफेंस के लिए खर्चा करना, और भी जो भी चीजें गवर्नमेंट को जो है जनता की भलाई के लिए करना, जो भी करना है, वो सारी चीजें क्या आ गई, इसमें आ गई। और जो एज अ प्रोड्यूसर, तो एज अ प्रोड्यूसर आपने सुना होगा जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होता है, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, जो आपने नाम सुना होगा, गेल, भेल, NHPC, NTPC, जितने भी नवरत्न कंपनियां हैं, और भी कई सारी कंपनियां भारत सरकार की और भी गवर्नमेंट की होती है। तो गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तो वो चीजें, तो दोनों बातें समझ में आ गई। जो गवर्नमेंट है दोनों रूप से काम करती है, पहला वेलफेयर एजेंसी के रूप में और दूसरा सेकेंड फॉर्म में एज अ प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर है, जैसा अभी हमने सेकंड फॉर्म में देखा था। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। अब एक चौथा हमारा फॉरेन सेक्टर। तो फॉरेन सेक्टर में क्या बेटा, फॉरेन सेक्टर वही जो हमारा देश है, कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बाकी की दुनिया के साथ, उसका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बीच जो हमारा हो रहा है इकोनॉमी का, डोमेस्टिक इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो भी है, उन चीज़ों को तालमेल बिठाना, उन चीज़ों को करना, वो इसमें फॉरेन सेक्टर में आता है।
तो ये चारों के चारों सेक्टर हैं। आपको रिपीट कर देता हूँ, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड लास्ट फॉरेन सेक्टर। तो आई होप ये चीज़ें सब समझ आई होगी आपको। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसमें क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आप मेरा सपोर्ट देंगे, साथ देंगे। अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियोज़, मेरा पढ़ाना अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ सेंड कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी घर बैठे ये चीज़ें फ्री में मतलब मिल जाए, मुहैया हो जाए, ताकि उनको भी जो है सो कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जैसे क्लासेस में वो पूछ नहीं पाते, बता नहीं पाते, इस चीज़ चक्कर में वो उनका मतलब इंटरेस्ट जो है पढ़ाई के प्रति या सब्जेक्ट के प्रति कम हो जाता है। देखो इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। आगे देखते हैं इन कुछ टॉपिक्स है जो हमारे जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को समझना है। सबसे पहले है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिर है नेट इन्वेस्टमेंट, फिर है डेप्रीसिएशन, फिर है NIT, फिर है NFI। ये टॉपिक्स आज हम जान लेते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जब नेशनल इनकम हम करेंगे, तो इन टॉपिक्स को अगर किए रहेंगे तो हमें नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें बिल्कुल आसानी से हम कर पाएंगे। तो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सतर्कता से, ध्यान से सुनिए। बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आसानी से आप समझ सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। चलो उससे पहले भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब एडिशन होना, नया नया इन्वेस्टमेंट करने का मतलब एडिशन होना। तो एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें डेप्रीसिएशन अभी है, डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। जब उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम अगर ग्रॉस में से माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन को हिंदी में, अगर हिंदी फॉर्म वाले बच्चे अगर आप हैं, हिंदी मीडियम के माध्यम के बच्चे हैं, तो हिंदी में क्या होता है? डेप्रीसिएशन का अर्थ होता है घिसावट। घिसावट मतलब ये भी थोड़ा अजीब लगता है सुन के, घिसावट मतलब क्या? कहने का मतलब क्या कि आफ्टर सम टाइम कोई भी जो गुड्स है, कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है, कोई भी जो फिक्स्ड एसेट्स है, कुछ भी है, तो उसके वैल्यू को क्या होता है? डेप्रिसिएट होता है। उसका घिसावट इनसे माने उसके यूज होने के बाद उसको क्या होता है? उसके वैल्यू में गिरावट आती है, उसके वैल्यू को डेप्रिसिएट किया जाता है, उसको कम हो जाता है, वो डेप्रिसिएशन होता है। तो जब आपको ग्रॉस है, नेट निकालना है, एकदम एक्यूरेट नेट निकालना है, तो उस ग्रॉस में से जो ग्रॉस वैल्यू उसकी है, उस ग्रॉस वैल्यू में से आपको नेट को माइनस करना पड़ेगा। आई एम सॉरी स्लिप ऑफ टंग। ग्रॉस में से आपको डेप्रीसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, तो जाके आपको नेट वैल्यू आ जाएगी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब आप डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। तो क्वेश्चन 2 आता है, ग्रॉस क्या है? तो ग्रॉस में क्या है? डेप्रीसिएशन इंक्लूड है। नेट क्या है? नेट में डेप्रीसिएशन एक्सक्लूड है, माइनस है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NIT। NIT क्या होता है? NIT, ये NIT का मतलब NIT चौक वाला NIT नहीं, NIT का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो देखो आ नहीं रहा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ, लेकिन बताऊंगा अभी आपको। तो NIT का क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब हमारे पास फिर से 2 नया वर्ड आ गया। क्या क्या आ गया? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स को समझने से पहले हम टैक्स समझते हैं। टैक्स क्या है? तो भाई टैक्स क्या है? टैक्स का मतलब होता है पे करना। टैक्स हमेशा पे होता है, किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाता है टैक्स। किसी भी सेवाएं देने के बाद उसके बदले जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है वो होता है। डिटेल्स में हम जब चैप्टर आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लो पे करना है। तो पे करने वाला एक तरह का कर के रूप में उसको पे करना होता है, तो टैक्स के रूप में पे करना होता है। तो वो जो टैक्स होता है अभी उसको समझते हैं, शॉर्टकट में समझाते हैं। डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो मेन टॉपिक है वो रह जाएगा। तो टैक्स तो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मैं एग्जांपल देकर अभी आपको समझा देता हूँ। तो जो डायरेक्ट टैक्स है, नाम से डायरेक्ट पता चले, जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, सीधे मैं जाके पे कर दूं तो वो डायरेक्ट हो गया, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। जैसे इनकम टैक्स,
मैं अब मेरी इनकम का जो टैक्स मैं गवर्नमेंट को सीधे मैं आरटीओ फाइल करके दे देता हूँ, वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट कैसे हो गया, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर का अपना कोई प्राइस होगा, एमआरपी होगा, तो उस एमआरपी में क्या होता है, मान के चलिए मार्कर 20 रुपये का है, तो 20 रुपये का इसका एमआरपी है, तो 20 रुपये का नहीं हो सकता है इसका 15 रुपये का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। 15 रुपये में मान के चलिए 3 रुपया इसने प्रॉफिट रख लिया, और 2 रुपया इसने क्या कर दिया, टैक्स इंक्लूड कर दिया। इसका दाम कितना हो गया, 20 रुपया। तो ये एमआरपी हो गया, एमआरपी मार्केट रेटेड प्राइस हो गया। ये जो 2 रुपया है टैक्स, ये सरकार को ये कंपनी पे करेगी। तो मैंने पे किया इस कंपनी को, और कंपनी पे करेगी गवर्नमेंट को। मतलब क्या कि ये इनडायरेक्टली हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होता है जो डायरेक्टली नहीं, किसी और के थ्रू हम पे करते हैं। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ, बराबर आपने सुना भी होगा और आपके टीचर भी कहते होंगे, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप बुक में भी देखा होगा, जितने भी गुड्स हैं, जो भी वस्तु जो रोजमर्रा की जिंदगी में, जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो 1 रुपए की चाहिए कि 1 लाख रुपए की है, हर चीज में टैक्स इंक्लूडेड है। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति, चाहे गरीब है, अमीर है, बेरोजगार है, पढ़ा है लिखा है, कोई भी है, हर कोई अगर वो कंज्यूम कर रहा है, अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहा है, तो वो टैक्स पे कर रहा है। तो टैक्स पे कर रहा है, तो उसमें समझ गए आपको, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। जैसे आजकल हमारे देश में जीएसटी है, जीएसटी हम इनडायरेक्टली पे करते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल देकर आपको समझा दिया, कोई भी वस्तु जो आप यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उसमें आपने टैक्स पे किया है, तो वो इनडायरेक्ट है। अब है सब्सिडी के जिस तरह टैक्स का मतलब पे करना होता है, तो सब्सिडी का मतलब छूट होता है, जो गवर्नमेंट हमको देती है। जो आपने देखा होगा, सब्सिडी का मतलब छूट होता है, छूट। तो जो सब्सिडी गवर्नमेंट के देखा होगा, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देती है, या किसानों को जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें छूट दी जाती है। इस तरह के कई प्रकार के सब्सिडी होते हैं जो गवर्नमेंट पे करती है। जब ये टॉपिक आएगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडी को माइनस कर देंगे आप, तो आपको एनआईटी आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। अब लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, लास्ट हमारा टॉपिक है बाबू एनएफआईए। एनएफआईए का फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लीजिए, मैं स्थिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल धीरे से। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब एक नई चीज यहाँ बात आती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्योंकि यहाँ क्यों हमें यहाँ जरूरत है, मैं अभी बताऊंगा। नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब होता है जो हमारे देश के लोग हैं। जैसे देखिए, इसको डिटेल में जानने के लिए 1 मिनट हमको देखना पड़ेगा, मैं फटाफट में बताने की पूरा कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, एक वर्ड लिखता हूं मैं, सॉरी, एक लिख रहा हूं जीडीपी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी बताता हूँ। जीडीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, जीडी या एमपी लिख देता हूँ मैं। जीडीपी का मतलब कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जब किसी भी इकोनॉमी का, देखिए ध्यान से, जब किसी भी इकोनॉमी में उसके बाउंड्री के अंदर, सीमा क्षेत्र के अंदर, 1 साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका लास्ट मॉनेटरी प्राइस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी इकोनॉमी के बाउंड्री के अंदर, सीमा क्षेत्र के अंदर 1 साल फाइनेंशियल ईयर में, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका लास्ट मॉनेटरी प्राइस जीडीपी होता है। तो मैंने क्या कहा, देश के सीमा के अंदर। तो देश के सीमा के अंदर अगर हो रहा है तो वो तो हो गया आपका जीडीपी। उसमें से अगर, जैसा भी मैंने बताया था, अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो आ जाएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। अब ये इसी को बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। देखिए नेक्स्ट चैप्टर में इन चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी से थोड़ा सा जान लेते हैं। एनडीपी आ गया, डोमेस्टिक इनकम। इनमें हम अगर प्लस कर दिया, देखो डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक, इसी को हमको क्या करना है, इसमें क्या कर देंगे, एनएफआईए को ऐड कर देंगे। यही एनएफआई जो अभी मैं बता रहा था। एनएफआई मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो विदेशों से, जो मैंने बोला था ना कि देश के सीमा के अंदर, तो देश के सीमा के बाहर भी तो लोग हैं, कोई जर्मनी में है, कोई जापान में है, कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में, कहीं भी है, तो वो हमारे देश के लोग जो देश के बाहर रह रहे हैं, वो भी तो इनकम कर रहे हैं, तो उनकी इनकम को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो वही होता है नेट इनकम, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, उसको ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एनपी। ये डोमेस्टिक से नेशनल आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। और यही एमपी को, मतलब मार्केट प्राइस को, अगर हम एफसी में तब्दील करेंगे, एफसी में बांटेंगे, बदलेंगे, तो क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी के लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, एनआईटी। इसमें क्या कर देंगे, माइनस एनआईटी। माइनस एनआईटी का मतलब वही इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो एनआईटी को माइनस कर दो तो नेट फैक्टर आपको एनएनपी एट एफसी मतलब नेशनल इनकम आ जाएगा। तो ये जो चीजें मैं अभी आपको बताया, ये बता रहा था, उसके पीछे रीजन यही था
कि मैं आपको ये सारी चीज़ इसलिए बताया क्योंकि अभी जब हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा नेशनल इनकम जब स्टार्ट होगा, इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल वहाँ करना है। डेट्स वाई इस टॉपिक्स को हमें समझना जरूरी था। तो हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, NIT और NFIA को समझ लिया है और आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई होगी। ये चीज़ें नेशनल इनकम निकालने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, बेसिक है। ये जिसको नहीं आएगा वो नेशनल इनकम नहीं निकाल सकता है, चाहे किसी भी मेथड से, लास्ट में आपको ये करना ही पड़ता है। इसीलिए GDP माइनस डेप्रिसिएशन NDP आ जाएगा, NDP में प्लस कर देंगे NFI तो NNP आ जाएगा, क्योंकि NNP एट MP में से फिर हम NIT माइनस कर देंगे तो NNP एट FC आ जाएगा, जिसको हम नेशनल इनकम ही कहते हैं। जिस तरह NDP को डोमेस्टिक इनकम, उसी तरह नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, आसान भाषा में समझ आई होगी। और मैं जानबूझ के हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ कि समझ में हिंदी में आ जाए। लिखने के लिए, पढ़ने के लिए बुक है ही, वहाँ से हम पढ़ लेंगे, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें समझना है। समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में अब हम फिर मिलते हैं।